नमस्कार, मैं सुरेंद्र सर एसएसपी जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। इसके अंतर्गत ये दिया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिस पर कोई अपराध का आरोप है, उसके दोष सिद्धि के लिए उसे किस प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है, उसकी बात इसके अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो दोष सिद्धि के लिए उसे किसी भी अपराधी को उसके दोष सिद्धि के लिए उसे 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। 3 प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला है कार्योत्तर, यह है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण। तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ठीक है, तो 3 प्रकार से ही संरक्षण प्रदान किया गया है। तो 3 प्रकार का जो ये संरक्षण है वो किस प्रकार से है, इसको बोलते हैं 20(1), 20(2) और 20(3). ठीक है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले वाले की, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अर्थात ऐसा कोई अपराध या कोई ऐसा आरोप जो किसी व्यक्ति ने किया है, तत्कालीन विधि के द्वारा ही उसे सजा प्रदान की जाएगी। यदि कोई ऐसी विधि बनाई गई है जो उसके कार्य करने के पश्चात उसे दंडित घोषित अपराध घोषित करती है, तो ऐसी विधि क्या होगी, अमान्य होगी उस व्यक्ति के लिए। बात तो समझिए आप। जैसे अगर हमने कोई अभी ऐसा कार्य किया है जिसके बारे में कोई विधि नहीं बनाई गई है और वह बाद में विधानमंडल के द्वारा ऐसी कोई विधि बना दी जाती है कि यह जो है अपराध है, ऐसा कोई कार्य जो इनके द्वारा किया गया ये अपराध है, तो फिर क्या होगा, हमें सजा मिलनी चाहिए? नहीं, उसका कारण ये है क्योंकि हमारे कार्य करने के पश्चात उस विधि का निर्माण किया गया है, इसलिए हमें सजा नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कार्योत्तर, मतलब कार्य करने के पश्चात ऐसी कोई विधि बनाई गई जिसके तहत हम अपराधी घोषित हो जाएं, तो वह विधि क्या होगी, अमान्य होगी। तो इसीलिए कार्योत्तर विधि को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। कार्योत्तर, जैसे अभी हम कह दें कि बंजर भूमि पर पौधे लगाए, जैसे हम लोगों ने, ठीक है ना, बंजर भूमि पर, सरकारी भूमि पर हम लोग पौधे लगा रहे हैं, तो अभी ये कोई अपराध नहीं है। बाद में सरकार ये क्या करे कि ये घोषित कर दे जितने भी लोगों ने बंजर भूमि पर पौधे लगाए हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने की सजा, तभी क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा इस दृष्टि से। तो जितने लोगों ने बंजर भूमि पर पौधे लगाए उन लोगों को क्या होगी, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है कि हमने ऐसा कोई कार्य जो किया है उस समय अगर कोई विधि है और उस विधि के अनुसार हम अपराधी घोषित किए जाएंगे। यदि कोई ऐसी विधि बाद में बनाई जाती है जिसके तहत हम अपराधी घोषित हो जाएं उस कार्य के लिए, तो वह विधि क्या होगी, अमान्य हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जैसे भी पौधे लगाए थे, हम लोगों ने जाके बंद कर दी सरकार, ठीक है, 6 महीने की सजा दे दे। तो हम लोगों ने क्या किया, पौधे पहले लगाए थे और विधि बाद में बनी और उसके तहत हम लोग दोषी सिद्ध हुए, तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ये विधि अमान्य हो जाएगी उस समय के लिए, बाद के लिए नहीं, उस समय के लिए। इस समय हमने ये कार्य किया था। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इस समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब ये है कि आपने यदि कोई अपराध किया है, ठीक है, और न्यायालय के द्वारा उसे दंड दे दिया गया है, तो उसी अपराध के लिए उसे दोबारा ना तो अभियोजित किया जाएगा ना तो उसे दंड दिया जाएगा। जैसे हमने एक बार हत्या किसी व्यक्ति की कर दी है, या आपने किसी ने भी एक बार किसी की हत्या कर दी है, ठीक है, अब उसे सजा हो गई है एक बार, हाँ, उसे जो है 20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। 20 साल बाद वो जब रिहा होकर आता है, तो जिसकी हत्या की गई है उसके घर वाले कहे नहीं, अभी हम संतुष्ट नहीं है, इसे फिर इस पर आरोप लगाकर इसे जेल में भिजवाया जाए उसी हत्या के आरोप में, ठीक है, और न्यायालय में पुनः बात चलाया जाए, इसको और सजा मिले। ठीक है, तो इसके लिए आप नहीं कह सकते, उसे उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी। दूसरा अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी,
लेकिन एक ही अपराध के लिए उसे बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब दो बार किसी अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक ही बार किया जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ में यदि उस पर मतलब अभियोजित नहीं किया गया है, अर्थात उस पर कोई वाद नहीं चला है और न्यायालय में वो नहीं गया, न्यायालय तक नहीं गया है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे पुलिस वाले क्या होते हैं कि वो आपको किसी अपराध के लिए उठा ले जाते हैं और उसके बाद फिर तो जब देखते हैं कि आपने, वो खुद ही सोच लेते हैं कि ये अपराधी नहीं है तो छोड़ देते हैं और न्यायालय तक आपको नहीं ले जाते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं, फिर कराएंगे आपको पकड़ के, फिर उनको शंका होगी, फिर पकड़ के लाएंगे, तो ये उसमें नहीं माना जाएगा। तो एक ही अपराध के लिए आपको 2-3 बार ले जा सकते हैं, उनकी जितनी इच्छा हो। ठीक है, लेकिन यदि आपको न्यायालय में पेश कर दिया गया है तब ऐसा नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, अब है इसमें आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन का मतलब है खुद के खिलाफ गवाही देना, खुद के खिलाफ गवाही देने से, गवाही देने के लिए बाध्य करना। ठीक है, जैसे किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो उससे कहा जाता है कि आप कबूल करिए कि हाँ आपने ये अपराध किया है, तो आप उसको जो बाध्य किया जाएगा, मार मार के पुलिस वाले पीट पीट कर उसको कहते हैं कि आप स्वीकार करो हाँ हमने अपराध किया है, और वह व्यक्ति क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। और जब उसे न्यायालय में ले जाया जाता है, न्यायालय पहुंचने के बाद वो कह देता है क्या कि इन्होंने पीट पीट कर हमें ये कहा है कि आपने अपने अपराध को स्वीकार करिए, हमने स्वीकार कर लिया है। तो जज वहां पर देखता है कि ये इस व्यक्ति का क्या है, मूल अधिकार है, यह अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है और जबरदस्ती इससे वो दिलवाया गया है, तो वो उसको खारिज कर देता है पुलिस की रिपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद पुलिस क्या करती है कि आपको पुनः ले जाती है, कहती सर हमें रिमांड चाहिए इसकी। तो रिमांड का मतलब ये नहीं होता कि आपको मार पीट कर आपसे पूछा जाएगा, दबाव में आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहां पर फिर लेके जाते हैं, फिर आपको वहां पीटते हैं और पीटने के बाद कहते हैं आप जाके न्यायालय में क्या करोगे, हाँ हमें हमारा अपराध स्वीकार। ठीक है, तो फिर आपको जब पीटा जाता है तो फिर आप आके न्यायालय में पहुंचते हैं तो फिर दोबारा स्वीकार ही कर लेते हैं। ठीक है, हाँ हमने ये अपराध किया है। ठीक, यदि नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर वहां पर आपके वकीलों की बहस के ऊपर निर्भर करता है कि रिमांड दोबारा भेजता है कि 12 भेजता है नहीं भेजता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस टाइम के हैं। तो आपको आपके खिलाफ, आपके अपराध के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में नार्को टेस्ट जो होता है ना, नार्को टेस्ट के लिए भी आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ में नार्को टेस्ट नहीं हो सकता है आपका, यदि न्यायालय इसकी इजाजत दे, इस व्यक्ति का, इस अपराधी का नार्को टेस्ट होना चाहिए तभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी इसी में आता है, पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, ये भी इसी में आता है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट भी आपका नहीं हो सकता है बिना न्यायालय की इजाजत के, क्योंकि यह आपके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है आपको, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, एक चीज हो सकता है कि आपका डीएनए टेस्ट के लिए, डीएनए, ठीक है ना, डीएनए टेस्ट आपका कराया जाएगा और डीएनए टेस्ट के लिए किसी की इजाजत नहीं है। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, डीएनए टेस्ट आपका कराया जा सकता है बिना किसी की इजाजत के। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत थी। अब हम बात कर लेते हैं इसी में कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर आप एक झूठ पकड़ने की मशीन होती है, इसके द्वारा आपका टेस्ट किया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। और नार्को टेस्ट में भी यही होता है, नार्को टेस्ट के तहत आपको इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और इंजेक्शन के बाद आप अचेतन अवस्था, अर्ध अचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको सोचने समझने की क्षमता आपकी खत्म हो जाती है। आपसे जो पूछा जाता है आपको अचेतन अवस्था में उसका आप जवाब देते हैं। तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत थी, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसीलिए जो ये है आपका तो 20 जो अनुच्छेद 20 है, यह राष्ट्र शासन लागू होने के पश्चात भी आपका समाप्त नहीं होता। ये मूल अधिकार, ये मूल अधिकार आपका बना रहता है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।